हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आने वाले समय में जिस तरह से जलवायु परिवर्तन की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं या वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन की स्थितियों में जो बदलाव आ रहा है और जिस तेजी से आ रहा है, उसके चलते वैश्विक कार्रवाइयों को तेज किए जाने की आवश्यकता है और इसके लिए नई तरह की रणनीतियां बनाई जानी बहुत आवश्यक होंगी। ऐसी कई सारी बातें हमने इसके पहले जो जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए सम्मेलन हुए हैं उनमें सुनी है और आगे की कार्रवाइयों के लिए चर्चाएं भी इस तरह से की जाती हैं। हाल ही में एक और बैठक आयोजित की गई थी बान में और इस बैठक के अंतर्गत कई सारी बातों पर चर्चा की गई है और इस दौरान एक और मुद्दा पहले की बैठकों की तरह ही निकल करके आया। यानी लोग कहते हैं कि पैसे का क्या महत्व है, तो यहाँ पर समझ में आता है कि पैसा चाहे किसी परिवार के स्तर पर हो, व्यक्ति विशेष के स्तर पर हो या देशों की जिम्मेदारियों के स्तर पर हो, उसका बहुत ज्यादा महत्व दिखाई पड़ता है। आज के इस टॉपिक में हम इस पर बात करेंगे। टॉपिक है क्या रहा, बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का हासिल। तो बीते कुछ समय पहले बॉन एक शहर है, अभी हम उसकी चर्चा कर लेंगे। वहां पर जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई एक बैठक आयोजित की गई थी जिसका मकसद था कि आज के समय में हम जलवायु परिवर्तन की दिशा में किस तरह से बढ़ रहे हैं और किस तरह से हमें प्रयास करने हैं, क्योंकि आने वाले समय में COP28 की बैठक का आयोजन किया जाएगा, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बैठक है। तो उस बैठक के लिए अभी से एजेंडे तय कर दिए जाते हैं। मतलब इसका एक महत्व ये भी है कि आने वाले समय में जो भी सबसे बड़े सम्मेलन होते हैं उनके लिए पहले से ही रूपरेखाएं और सहमति असहमति को तय किया जाता है, उसके बाद ही एजेंडे आगे बढ़ते हैं। तो वो उसके आगे का विषय होगा, लेकिन इस बैठक में क्या अर्जित किया हमने, इस पर बात करेंगे। बॉन क्लाइमेट मीट टेकअवेज ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट सम फॉरवर्ड मूवमेंट्स। तो जो कुछ पुराने कॉन्फ्लिक्ट है या विवाद है, झगड़े हैं, वो किस विषय को लेकर के हैं ये समझेंगे और ये समझ लेंगे कि तय क्या हुआ है, मतलब झगड़ों के अलावा और क्या निकल करके आया है, असहमति के क्या बिंदु रहे, वित्त का क्या महत्व है, क्योंकि वित्त की बात यहाँ पर ये बहुत प्राथमिक रूप से या प्रमुख रूप से निकल करके आई है। विकासशील देश क्या मांग कर रहे हैं, इसके अलावा क्या आगे का रास्ता हो सकता है, और एक सवाल जो कि प्रीलिम्स और एक और सवाल जो कि मुख्य परीक्षा में आपसे विश्लेषण की मांग निश्चित तौर पर करेगा। तो मुख्य परीक्षा में अगर आपको लिखना है तो आपको विषय की धीरे धीरे समझ होनी चाहिए। मतलब अगर आप इस विषय को एक बार ठीक से समझना शुरू कर देते हैं, पुराने कुछ सम्मेलनों को पढ़ लेते हैं, मतलब इस विषय में आज चूंकि हम करंट अफेयर पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जरूरी ये भी होगा कि आप विगत जो भी सम्मेलन हुए हैं, चाहे वो मिनामाता कन्वेंशन रहा हो, पेरिस जलवायु समझौता रहा हो, उसके जो प्रमुख बिंदु हैं उसको समझ लें, क्योंकि जो अब चीजें घट रही हैं वो वहां से ही निकल करके आ रही हैं। इसमें कुछ विषय ऐसे होंगे जो आपको ये बात समझाएंगे कि कुछ चीजें पहले तय हुई होती हैं और ये उसके ही आगे के चरण आयोजित हो रहे हैं। तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 अंतर्राष्ट्रीय समझौते, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और जलवायु परिवर्तन, इन दोनों ही खंडों से मेंस के स्तर पर यह विषय जुड़ जाता है। तो बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसके अंतर्गत बढ़ते तापमान को नियंत्रण में रखने के जो मौजूदा वैश्विक प्रयास हैं वो अपने आप में कारगर नहीं है, ऐसी बात निकल करके सामने आई है। तो हम पहले शुरू कर लेते हैं बॉन से। इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था 5 से 15 जून 2023 यानी इसी महीने। और कहाँ किया गया था? बॉन। बॉन कहाँ का शहर है? जर्मनी का एक शहर है, यहाँ आपको दिख जाएगा। तो ये जर्मनी का नक्शा है, जर्मनी की राजधानी यहाँ लिखी हुई है बर्लिन, लेकिन एक समय बॉन भी जर्मनी की राजधानी रह चुका है, तो इस हिसाब से भी आप इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा बॉन को सिटी ऑफ आर्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा जो एक बीथोवन बहुत प्रसिद्ध संगीतकार रहे हैं या फिर कंपोजर रहे हैं, उनका जन्म स्थान माना जाता है। तो कई सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जो इस शहर से जुड़ती हैं और आप इसको समझ सकते हैं। तो जर्मनी के पश्चिम में स्थित ये एक शहर है और जर्मनी की सीमाएं कहां कहां से लगती हैं? नीदरलैंड से, बेल्जियम से, लग्जमबर्ग से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रिया, ठीक, चेक रिपब्लिक, पोलैंड और डेनमार्क। कुछ छूट गया हो तो देख लीजिएगा। चलिए वापस आते हैं इस खबर पर। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस का हमने लक्ष्य निर्धारित किया था कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कटौती कर लेंगे। अगर ना हो पाए तो चलिए एटलीस्ट 2 डिग्री तक तो कर ही लेंगे। तो ये कहा गया है कि ये लक्ष्य भी पूरा होना अपने आप में बड़ी चुनौती दिखाई दे रहे हैं।
और हमें अभी के समय हम जिस तरह की कार्रवाइयां अपना रहे हैं, सभी देश विकसित और विकासशील और अल्प विकसित तीनों ही स्तर के देश, उनको तत्काल अपने कार्रवाइयों को स्केल अप करना चाहिए। यानी जो भी कार्यक्रम वो चला रहे हैं जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, चाहे कार्बन कैप्चरिंग की बात हो, चाहे जीडीपी के अंतराल में कार्बन कटौती की बात हो, शून्य उत्सर्जन की बात हो जिसे हम नेट जीरो कह रहे हैं, या फिर जो भी अन्य कार्रवाइयां हैं उनको हमें बढ़ाना होगा। तो जो बॉन सम्मेलन हुआ है, ऐसा माना जा रहा था कि एक त्वरित कार्रवाई के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में कार्य करेगा। स्प्रिंग बोर्ड क्या होता है? ऐसा एक बोर्ड है जिसमें आप उछलेंगे तो लंबी जंप मिल जाएगी। तो मान रहे थे कि ऐसा स्प्रिंग बोर्ड बन सकता है, मतलब हम बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं, सम्मेलन के महत्व को निचोड़ते हैं हम थोड़ा सा। तो ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा। ये अपने आप में प्रदर्शन इसने ठीक से नहीं किया। यानी कि इस सम्मेलन में जो हुआ वो यही हुआ कि पुरानी ही बातों को लेकर के देशों के बीच में अनबन बनी रही, और बैठक का एजेंडा क्या हो सकता है बेहतर तरीके से, ये भी अंतिम दिन तक निकल करके नहीं आ पाया। हालांकि ऐसा नहीं है कि फिर कुछ भी बातचीत नहीं हुई, हमारे काम की भी कुछ बातचीत हुई है। जैसे कि एक बातचीत का नाम है ग्लोबल स्टॉक टेक। ये क्या है? इसको लिखा गया है जीएसटी, यानी ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं है, ये है ग्लोबल स्टॉक टेक। इसका क्या मतलब हुआ? ये बेसिकली एक ऐसी बात मान लीजिए कि पेरिस जलवायु समझौता हुआ था, याद होगा आपको, बहुत प्रसिद्ध रहा, और ये एक तरह से टर्निंग पॉइंट रहा है कई सारी चीजों का 2015 का। तो इसमें ये बात तय हुई थी कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें कितनी प्रगति हुई है उसका आकलन किया जाएगा, और जिन देशों को जिस चीजों की आवश्यकता होगी, चाहे वो तकनीक हो या फंड की जरूरत हो, क्योंकि किसी भी चीज को आगे बढ़ाना है। मान लीजिए देशों से कह दिया गया कि आपको इस साल या इस दशक में आपको इतनी कटौती करनी है, तो निश्चित तौर पर उनको फंडिंग की जरूरत होगी, क्योंकि वो उस हिसाब से अपनी योजनाओं को बदलेंगे, वृक्षारोपण करेंगे या नई तकनीक को शामिल करेंगे। तो जरूरत तो होगी इन चीजों की। ये कहां से आएगी? देश अपने स्तर पर करेगा या फिर कुछ विकासशील देशों को विकसित देशों द्वारा मदद दी जाएगी, ऐसी बात कही गई थी। तो वैश्विक स्तर पर जो पर्याप्तता है, मतलब जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, जो भी आवश्यक तकनीक है, फंड है, उसी खाई को पाटने के लिए और वैश्विक कार्रवाई को तेज करने के लिए एक अभ्यास शुरू करना था। और पेरिस समझौते में इसको अनिवार्य बनाया गया और कहा गया कि 2023 से हर 5 वर्षों में इस अभ्यास को किया जाएगा, और जो भी आकलन है वो सामने रखे जाएंगे और बताया जाएगा कि किस दिशा में कार्य करना है, किस दिशा में प्रगति करनी है। तो तकनीकी चर्चा का तीसरा और अंतिम दौर इसका पूरा हो गया है, और इसकी ही अब चर्चा यहां की गई है। बेसिकली फंडिंग की बात यहां पर आती है बहुत ज्यादा। तो स्टॉक टेक में शामिल किए जाने वाले तत्वों पर एक संक्षिप्त ढांचा तैयार किया गया है, जिसमें ये बात निकल करके आई है कि विकसित और विकासशील देश जो है उनके बीच में किसकी कितनी जिम्मेदारी है। जैसे ही ऐतिहासिक जिम्मेदारी, जो एक शब्द आपने पढ़ा है यहाँ पर, एक टर्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसकी बात आई तो दोनों ही स्तर पर जो भी समुदाय हैं, अगर हम इनको अलग अलग धड़ों में बांट ले कि एक विकसित देशों का समूह है, एक विकासशील देश है, तो इनके बीच में फिर से वही तकरार देखने को मिली। तो ऐतिहासिक जिम्मेदारी कहती है कि विकासशील देशों ने आज के समय जो उनको हम जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं, फंडिंग की आवश्यकता उनको होगी, ऐसे में विकसित देश वहां पर फंडिंग उपलब्ध कराएंगे। तो इस बैठक का एक महत्व यह भी है कि इस जीएसटी को लेकर के इस समय जो चीजें तय हुई है उसकी वास्तविक चर्चा आपको COP28 में बैठक में देखने को मिल जाएगी, जिसका आयोजन दुबई में कराया जाएगा। COP28 नवंबर के आसपास हो सकता है आयोजित हो जाए। अब इस जीएसटी के थ्रू क्या क्या चीजें निकली हैं, किस तरह से हमने अनुमान लगाए हैं कि कितना उत्सर्जन किस समय आवश्यक है। इसमें आपको एक नीले रंग से लाइन दिख रही है जो 1990 से लगा करके 2030 तक जाती है और एक आकलन देती है। तो ये लाइन प्रोजेक्शन है किस चीज का, कि कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड का या कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट का उत्सर्जन होना है, उसके समकक्ष भी गैसों को मिला लिया जाए। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि अगर हम वर्तमान स्थिति पर चलते हैं तो 2025 के लिए 53.4 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट का उत्सर्जन हो जाएगा। अब इसमें कुछ प्रोजेक्शन है, मतलब कि जो रेड कलर से यहां दिया हुआ है ये है 1.5 डिग्री सेल्सियस का, और जो ब्लू रंग से, नीले रंग से है, डार्क नीले से, वो कहता है 2 डिग्री का अगर हम पाथवे लेते हैं। यानी कि अगर हमने तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक कम कर लिया तो ये जो उत्सर्जन है यहाँ पर 38.4 जो बिलियन टन है CO2 और इक्विवेलेंट का होगा,
और अगर इसको हम 1.5 डिग्री के पासवे तक लाते हैं तो ये और कम हो जाएगा, 30 के आसपास तक हमें दिखाई देगा 2025 से, या हम कहें कि अभी के समय अगर हम इसको शुरू करते हैं तो 2030 तक इतना अंतर आ जाएगा। लेकिन वर्तमान स्थिति तक अगर हम चलते रहे तो उत्सर्जन 52.4 बिलियन टन CO2 और इक्विवेलेंट यानी उसके समकक्ष जो गैसेस है उसके बराबर होगा। तो ऐसे में जो तापमान का बढ़ना है वो कहीं ज्यादा जारी रहेगा और हम लगभग 2.1 से 2.9 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वर्तमान स्थिति में अगर हम चलते रहे तो पहुंचा देंगे। अब आते हैं असहमति के बिंदुओं पर कि अगर इतनी सारी बातें सबको समझ में आ रही थी तो दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत वही पैसे को लेकर के आई। ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर एक बात कही, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग में विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी जो तय की जा रही है उसको कम कर लिया जाए। अगर ये सवाल कर ले कि क्यों कम कर लिया जाए तो उसने कहा कि ऐतिहासिक उत्सर्जन ऐसे समय में हुआ है जब जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा के स्रोतों का कोई विकल्प हमारे पास मौजूद नहीं था। तब हमें मजबूरी थी कि हम जीवाश्म से जुड़े हुए जो ऊर्जा के स्रोत थे उनका इस्तेमाल करते। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसों के नुकसान पर बहुत कम समझ भी थी और इससे जुड़ी हुई अगर किसी जिम्मेदारी की बात करें तो वो भी तब तय नहीं की गई थी। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम लोग को के ऊपर इतना बड़ा ऋण चढ़ा दिया जाए या ऐतिहासिक जिम्मेदारी की बात कर दी जाए। अब चूंकि ऑस्ट्रेलिया विकसित देशों की श्रेणी में आता है तो संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अनुबंध 1 के मुताबिक 1992 का है ये, इन्हें कहा जाता है एनेक्स 1 कंट्रीज यानी कि अनुलग्नक एक देश इसकी श्रेणी 1 में आते हैं। इसमें लगभग 40 अमीर और औद्योगिक देश इनका एक समूह शामिल है, मतलब एक ग्रुप बना दिया गया कि आप 40 देश ऐसे हैं जो इसमें आएंगे और इनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा होगी। तो संचित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का एक बड़ा हिस्सा इनके अंतर्गत आता है। इन्होंने ऐसा उत्सर्जन किया है जो कि ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा कारण बनता है, इसलिए इनके ऊपर ऐतिहासिक जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब जलवायु परिवर्तन के ढांचे में विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग अलग बोझ साझाकरण को तय किया गया है। मतलब कि ये कहा गया है कि जो विकसित देश हैं इनकी जिम्मेदारी ज्यादा थी, इन्होंने उत्सर्जन ज्यादा किया। कब से? अगर हम 1850 से भी मिला लें इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर से, तो इनका उत्सर्जन जब ज्यादा था तो आज के समय कंपनसेट भी इन्हीं को करना है, क्योंकि अगर हम ये देखें कि इनका विकास आज जितना हुआ है उसमें उस औद्योगिकरण की भी हिस्सेदारी थी। अब आएगी विकासशील देशों की बात, तो इनका कहना यह है कि भाई हमने तो उस समय ना ही कोयला इतना जलाया, ना ही हमने इतना हमारे यहाँ औद्योगिकरण हुआ, तो हम किस हिसाब से इतना पैसा देंगे, हमारी क्यों इतनी जिम्मेदारी होगी। तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी कम होनी चाहिए तुलनात्मक रूप से इनके, और इनकी जो जिम्मेदारी थी बदले में, चूंकि अगर मान लीजिए हमें भी विकास करना है और हम इसी तरह संसाधनों का उपयोग करते रहे, जीवाश्म ईंधन जलाते रहे, कोयला जलाते रहे, तो इसका जो बड़ा नुकसान होगा वो सभी को होगा। हालांकि ये बात अलग है कि ये माना जाता है कि विकासशील देशों को या अल्प विकसित देशों को कहीं ज्यादा जान माल की नुकसान या संसाधनों का नुकसान होगा, जबकि विकसित देश तकनीकों का इस्तेमाल करके इसे थोड़ा कम कर सकते हैं। हालांकि इसके पीछे एक ये भी बात है कि कब तक कर सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी तो एक ही जगह पर है और जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो उसकी भी एक सीमा होगी और कहीं ना कहीं जाकर के वो भी टूट जाएगी। ऐसे में सभी देश जब मिलकर के प्रयास करेंगे तभी हम पूरी मानवता, पूरी जीव जंतुओं को, पूरे पौधों को, उन सभी चीजों को बचा सकेंगे, सभी प्राणी मात्र को बचा सकेंगे जो सभी के लिए या इस पूरे जीवन के चक्र के लिए आवश्यक है। इसलिए जिम्मेदारी की बात की जा रही है। तो 1992 के बाद से लगभग, ऐसा ऑस्ट्रेलिया कहता है कि 1992 के बाद से लगभग 57% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन गैर अनुबंध 1 में शामिल देशों ने किया है, यानी जो आरोप विकसित देशों पर है वो केवल उनके ऊपर ही नहीं लगना चाहिए। और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण 1992 से जो वृद्धिशील वार्मिंग है उसका 70% भी इन्हीं देशों से आया है। तो हमारे ऊपर जो ऋण की बात है या ऐतिहासिक जिम्मेदारी की बात है वो सही नहीं है। अब कुछ ऐसा ही पक्ष यूएसए का भी दिखाई देता है, जो पर्याप्तता के अंतर को पाटना विकसित देशों की एकमात्र जिम्मेदारी नहीं है, इस बात को बल देता है। मतलब कि विकसित देश एक तरफ दिखाई दे रहे हैं और विकासशील देश एक तरफ दिखाई दे रहे हैं, इसमें भारत भी आता है। तो आपको ये दिक्कत समझ में आएगी कि जब तक सभी का स्वर नहीं मिलेगा तो बैठक में कैसे सब लोग किसी एक एजेंडे पर या किसी एक मुद्दे पर बातचीत कर पाएंगे। अब जब आप उत्तर लिखने बैठेंगे और वहां पर प्रश्न ये डिमांड करेगा कि किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है या वे कौन सी चुनौतियां हैं उनको
आपको पॉइंट आउट करना है यहाँ पर उत्तर में कि कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं। तो उसमें से एक चुनौती, बड़ी चुनौती ये है, फंडिंग मिल जाएगी, सभी लोग सॉल्यूशन निकालने बैठ जाएंगे। जीएसटी में 2020 से पहले की प्रतिबद्धताओं के संदर्भों से ये सहमत नहीं है कि पहले से फंडिंग देनी है। इसके अलावा अगर फंडिंग ये नहीं देंगे, इससे मुकरेंगे, तो ये मुद्दा विकासशील देशों के लिए बहुत संवेदनशील है और इसके बिना ये देश आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वित्त का महत्व अपने आप में है ही। अब जीएसटी की बात हो गई। जीएसटी के अलावा भी एक और मैकेनिज्म है जो जलवायु से जुड़ी हुई कार्रवाई के लिए लाया गया था। सीओपी 26 की बैठक जो ग्लासगो में आयोजित की गई थी 2021 में, उसमें आया था मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम यानी MWP, न्यूनीकरण कार्य कार्यक्रम। इसके तहत एक अस्थायी स्तर पर आपातकालीन अभ्यास यानी इमरजेंसी एक्सरसाइज को किए जाने की बात की गई थी कि हम उत्सर्जन में कटौती को और ज्यादा बढ़ा देंगे। फिर बात यही आएगी कि जब ये एक्सरसाइज इन विकासशील देशों को भी सौंपी गई तो उन्होंने यही कहा कि कटौती तो हम बढ़ा देंगे, लेकिन आपने जो पैसे देने की बात कही है वो कब तक दे पाएंगे। अब यहीं पर IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट बताती है कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमने 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन को 2019 के स्तर से 43% कम नहीं किया तो फिर दिक्कतें बढ़ने वाली है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए फिर ये प्रक्रिया अपनाए जाने की बात कही थी। फिर से वही बात कि वित्त के मामले में देशों का कहना है, जो विकासशील देश हैं, कि ये हमें उतनी ही फंडिंग अभी तक उपलब्ध नहीं करा रहे, चाहे वो भारत हो या अन्य देश हो। इनको धन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता है, तभी जो नए उपाय अपनाए जाने हैं ये उसको अपना सकेंगे। दूसरा, विकसित देश विकासशील देशों की जलवायु कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए बाध्य है, ये ऐसा भी कहते हैं पेरिस जलवायु समझौते के तहत। और उसके पहले जो समझौता चल रहा था उसके बाद पेरिस समझौते के तहत इस तरह की जब बातें हुई है तो कहना यह है कि जितने धन की आपूर्ति किए जाने की बात की गई थी ये आपूर्ति उतनी नहीं हो रही। अगर एक आकलन देखें तो विकासशील देशों को अभी से लगा करके 2030 के बीच में लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी। यानी अगर सालाना निकाला जाए तो करीब 400 बिलियन डॉलर की आवश्यकता हर साल पड़ने वाली है। अब विकसित देशों ने 400 बिलियन डॉलर तो छोड़िए, 2020 से कहा था कि हम देना शुरू करेंगे 100 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष। तो ये राशि भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ऐसे में जो चुनौती है देशों के बीच में, समुदायों के बीच में, इसी तरह चलती रहेगी। तो बड़ा सवाल ये होगा कि देशों के स्तर पर जो नेता हैं, शीर्ष लोग हैं, वो अपनी अर्थव्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन जब इसका प्रभाव आना शुरू होगा तब सभी के लिए चुनौती एक साथ देखने को मिल जाएगी। कुछ लोग कुछ समय पहले ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे और कुछ लोग कुछ समय तकनीक से बचते हुए और बाद में प्रभावित होंगे। तो अभी के लिए क्या किया जा सकता है? क्या इस चीज को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा या बातचीत आगे बढ़ाएंगे? तो इन्होंने किया है जलवायु परिवर्तन के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने का एक नया प्रयास। पेरिस में अगले हफ्ते तक बैठक का एक आयोजन किया जाना है, जो कि 2 दिवसीय बैठक होगी, जिसमें न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट पर चर्चा की जाएगी कि क्या हम इस पूरे जो विषय है इसको कुछ अलग तरह से डील कर सकते हैं। यानी जिस पैक्ट में जिस तरह से बातें की गई हैं, क्या उसमें कुछ और सुधार हो सकता है, कुछ बढ़ाया जा सकता है या कुछ घटाया जा सकता है। तो वैश्विक वित्तीय प्रवाह को पुनर्निर्देशित करने और धन जुटाने का एक तरह का नया प्रयास है, जिसके तहत जैव विविधता हानि और गरीबी को भी कम करने की बात की जाएगी। तो ये पूरा विषय है जिसको अब आप कंक्लूड अगर करने बैठेंगे तो आपको चीजें स्पष्ट होती हुई दिखाई देंगी कि जलवायु परिवर्तन जो समस्या है हमारे सामने, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसेस का उत्सर्जन है, इसको रोकना है। रोकने के लिए जो चीजें तय की जा रही हैं उसमें भी समस्या है, उन समस्याओं को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो उसी हिसाब से आप फिर उत्तर को भी फ्रेम कीजिएगा जो मेंस में पूछा जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पर प्रीलिम्स का है, पहला स्टेटमेंट वाला है। बॉन इटली का एक शहर है जहां जलवायु परिवर्तन से जुड़े कई सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। दूसरा, ग्लोबल स्टॉक टेक यानी जीएसटी पर्याप्तता की खाई को पाटने, वैश्विक कार्रवाई के तरीके और साधन तय करने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक अभ्यास है। इसमें से कौन सा या कौन से कथन सही है? कमेंट सेक्शन में आपको इसका उत्तर देना है। देखते हैं कितने लोगों ने सेशन को ठीक से और बारीकी से सुना है। तो आप अपनी राय भी इस विषय को लेकर के लिख सकते हैं, कोई सवाल हो वो भी लिख सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी और महत्वपूर्ण विषय के साथ। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।